में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज़ेलेंस्की की एक जिद की वजह से यूक्रेन आज पूरी तरह तबाह हो चुका है। यूक्रेन की यह जिद थी कि नेटो में शामिल होना है। अब ज़ेलेंस्की नई जिद लेकर बैठ गए हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन को जल्द से जल्द यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाया जाए। इसे लेकर उन्होंने पश्चिमी देशों को कहा कि सदस्य बनने में वो कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की की ये जिद में क्या पेच फंसने वाले हैं, आइए आपको दिखाते हैं। नेटो के बाद अब ईयू के लिए जिद। ज़ेलेंस्की अब कोई समझौता नहीं करेंगे। नेटो की जिस जिद ने ज़ेलेंस्की को तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया, जिस नेटो में एंट्री को लेकर यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए, नेटो का सदस्य बनने की जिद के बाद रूस से दुश्मनी हुई, हमला हुआ। बावजूद इसके यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन पाया। अब फिर से ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की जिद पर अड़ गए हैं। इतनी तबाही के बावजूद वो कह रहे हैं कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहिए। इस पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। ईयू का सदस्य बनने के लिए ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों के सामने अड़ चुके हैं। मौका था कीव में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्ट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन के किसी विकल्प की जरूरत नहीं, किसी भी समझौतों से काम नहीं चलेगा। दरअसल इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने में कई साल लग जाएंगे। मैक्रों का सुझाव था कि फिलहाल यूक्रेन को ईयू से सहयोग लेते रहना चाहिए। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यह भी कहा कि यूरोपियन यूनियन से जुड़ने के लिए फिलहाल यूक्रेन को कई मानकों से गुजरना होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की फ्रांस के राष्ट्रपति की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं कि ईयू का मेंबर बनने के लिए जो जरूरी मानक है, यूक्रेन उन सब में खरा उतरता है। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन देशों को ये कहा कि ईयू में यूक्रेन को न जोड़ने से ये केवल यूक्रेन के साथ समझौता नहीं होगा, बल्कि पूरे यूरोप के साथ समझौता करना होगा। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस की लॉबी की वजह से ही यूक्रेन की यूरोपीय संघ में एंट्री में देरी हो रही है। दरअसल ज़ेलेंस्की की ईयू में एंट्री की जिद के पीछे कई वजह हैं। यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन के शामिल होने के बाद उसे कई फायदे मिल जाएंगे। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से यूक्रेन को एक बड़ा व्यापार मंच मिलेगा। यूरोप के 27 देशों में बेधड़क बिना पासपोर्ट के एंट्री हो जाएगी। बेरोक टोक बिना पाबंदियों के आयात निर्यात होने लगेगा और यूक्रेन में यूरो मुद्रा चलने लगेगी। इसके साथ ही यूक्रेन की सैन्य शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि ईयू देशों का दायित्व रहेगा कि यूक्रेन पर हमला होने की स्थिति में उसकी मदद करें। वहीं ईयू का सदस्य बनने पर यूक्रेन के नागरिकों की भी बड़ी मदद होगी। उन्हें कई तरह के अधिकार दे दिए जाएंगे। नागरिकों को बड़ा सुरक्षा कवच मिल जाएगा। इसके साथ ही ईयू में शामिल होने से यूक्रेन के नेटो का सदस्य बनने का रास्ता खुलेगा, क्योंकि ईयू में शामिल कई देश नेटो के सदस्य हैं। सवाल है कि अगर ज़ेलेंस्की ये सोच रहे हैं कि उन्हें ईयू की मेंबरशिप आसानी से मिल जाएगी, तो ये उनकी गलतफहमी होगी, क्योंकि ईयू का मेंबर बनने की राह में कई रोड़े हैं। उसकी लंबी प्रक्रिया है, सालों का वक्त लग सकता है। कई जरूरतों को पूरा करने के बाद ही कोई भी देश यूरोपीय संघ का सदस्य बन सकता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन सकता है। यूक्रेन को फ्री मार्केट इकोनॉमी बनानी होगी। ईयू के कानून को स्वीकार करने की शर्त होती है। यूक्रेन को यूरो करेंसी को स्वीकार करना होगा। यूक्रेन में न्यायिक आर्थिक सुधार करना जरूरी है। मान लीजिए कि यूक्रेन ने सारी औपचारिकताएं पूरी भी कर ली, तब भी सबसे बड़ी चुनौती उसे यूरोपियन काउंसिल से मिलेगी, क्योंकि यूरोपियन काउंसिल के सभी सदस्यों को एक मत से किसी देश को स्वीकृति देनी होती है।
यही पड़ाव सबसे मुश्किल होता है क्योंकि हर देश का एक मत पर आना आसान नहीं रहता। यूक्रेन के केस में भी यही चक्कर है। हर देश इस बात के पक्ष में नहीं है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ का सदस्य बनाया जाए। इस बात की तस्दीक जर्मनी के चांसलर भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन शॉर्टकट तरीके से यूरोपीय संघ में शामिल नहीं हो सकता है। वहीं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं कि यूक्रेन की सदस्यता को लेकर कई देशों के अलग विचार हैं। पिछले कई सालों से कुछ देश ईयू का मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी की अलग अलग स्टेज पर प्रक्रिया रुकी हुई है। ऐसे में यूक्रेन की ये राह भी आसान नहीं रहने वाली है। अब आपको बताते हैं कि मारियोपोल क्यों इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले यह बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से यूक्रेन का क्या फायदा होगा। अब यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से यूक्रेन को एक बहुत बड़ा व्यापार मंच मिलेगा। यूरोप के 27 देशों में बेधड़क बिना पासपोर्ट के एंट्री हो जाएगी। बेरोक टोक बिना पाबंदियों के आयात निर्यात होने लगेगा। एक करेंसी होगी यूरो और यूक्रेन में यूरो मुद्रा चलने लगेगी। इसके साथ ही यूक्रेन की सैन्य शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन देशों का दायित्व रहेगा कि यूक्रेन पर हमला होने की स्थिति में वो आगे बढ़कर उसकी मदद करें। वहीं यूक्रेन के नागरिकों को कई तरह के अधिकार भी दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से यूक्रेन के नेटो का सदस्य बनने का रास्ता भी खुल जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में शामिल कई देश नेटो के सदस्य भी हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्या है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन यूरोप के देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। 1957 में रोम की संधि के जरिए यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी। 6 यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपियन यूनियन की स्थापना की थी। अब ईयू के संस्थापक सदस्यों में जर्मनी, फ्रांस, इटली, द नेदरलैंड्स, बेल्जियम और लक्समबर्ग थे। हालांकि मौजूदा वक्त में 27 देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं और इस सभी सदस्य देशों पर यूरोपियन यूनियन के नियम लागू होते हैं। पर यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाना इतना आसान नहीं है। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। वहीं यूक्रेन की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की सेना पीछे हट रही है। दावा तो यह तक किया जा रहा है कि रूसी सेना में ऐसा असंतोष फैल गया है कि सैनिक अपने अधिकारियों का आदेश मानने तक से इनकार कर रहे हैं। इन्हीं दावों को वजह बताकर कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन के लिए यूक्रेन की जंग जीतना आसान नहीं होगा। क्या लंबे युद्ध से ऊब रहे हैं रूसी सैनिक? मैदान छोड़ने वाले सैनिकों के पीछे किसकी साजिश? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस रेड आर्मी को पुतिन ने यूक्रेन की जमीन पर जंग के लिए उतारा था, वो रेड आर्मी जंग का मकसद पूरा होने से पहले ही भ्रम के जाल में फंसने लगी है। यूक्रेन में युद्ध के कई मोर्चों से तो रूसी सेना लगातार पीछे हट रही है और इस आधिकारिक घोषणाओं के बीच जो दावे किए जा रहे हैं वो और भी हैरान करने वाले हैं। दावा नंबर 1, जंग के मैदान से पीछे हट रही है रूसी सेना। दावा नंबर 2, कमांडरों का आदेश नहीं मान रहे हैं रूसी सैनिक। दावा नंबर 3, गुस्साए रूसी सैनिक अपने ही हथियार नष्ट कर रहे हैं। और दावा नंबर 4, रूसी सैनिक अपने ही कमांडरों पर हमला कर रहे हैं। रूस यूक्रेन में संघर्ष कर रहा है। संघर्ष युद्ध जीतने के लिए। उस यूक्रेन के खिलाफ जिसे लेकर कहा जा रहा था रूस की ताकत के आगे यूक्रेन 3 दिन तक भी टिक नहीं पाएगा। ना तो रूस को जंग में जीत हासिल हुई और ना ही यूक्रेन हथियार डालने के लिए तैयार हुआ है। अलबत्ता जिस तरह यूक्रेन रूस की रेड आर्मी का करारा जवाब दे रहा है, उसे देखकर पुतिन भी खुद तंग है। नेटो का दावा है कि पुतिन की रेड आर्मी में भी विद्रोह की आशंकाएं तेज हो गई है, क्योंकि जंग में रूसी सैनिकों का मनोबल
काफी गिर चुका है। यही नहीं, रूसी सैनिकों का पाला बदलने की भी संभावना बन रही है। जंग का इतिहास खंगाले तो रूसी सैनिक में बगावत की कहानी कोई नई बात नहीं है। 1905 में भी रूस और जापान युद्ध के दौरान भी रूसी सेना ने बगावत कर दी थी। 1994 से लेकर 1996 के दौरान चेचन्या के साथ पहले संघर्ष में भी रूसी सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए थे। जंग में रूसी सेना के इस काले इतिहास से व्लादिमीर पुतिन भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। लिहाजा वो अब जंग के बीच ही अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रहे हैं। यही नहीं, युद्ध की रणनीति फेल होने के चलते पुतिन अपने कई सलाहकारों के खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। हालांकि इन सब के बावजूद अब तक पुतिन की सेना यूक्रेन में ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई है और इसके पीछे कुछ और वजहों को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। नेटो का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में अब तक 15,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, जो अफगानिस्तान में 9 साल के दौरान मारे गए रूसी सैनिकों की संख्या के बराबर हैं। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध में अब तक 7 रूसी जनरल मारे जा चुके हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूसी सेना में जनरलों की सबसे ज्यादा मौत है। इसके अलावा सैनिकों की ट्रेनिंग भी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि 2014 में कहा गया था कि रूस की 25% सेना को इन्फेंट्री चलानी नहीं आती और इसके चलते सेना में भी वेतन में असमानता है। यानी रूस की सेना में समान वेतन लागू न होने के चलते भी सैनिकों में असंतोष है। जाहिर है कि रूस की सेना के अंदर ये सारे फैक्टर अब जंग के मैदान में अपना असर दिखा रहे हैं, जिसके चलते फिलहाल रूसी आर्मी यूक्रेन में आक्रामक होने के बावजूद बैकफुट पर नजर आ रही है। अब यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस ने शुरुआती लीड तो ले ली, लेकिन जैसे जैसे युद्ध के एक एक दिन बीतते गए जंग पर रूस की पकड़ ढीली पड़ती गई। ऐसा कई विशेषज्ञ मानते हैं, जो कि यूक्रेन के समर्थक हैं या वेस्टर्न नैरेटिव को फॉलो करते हैं, जिससे रूस के सैनिकों के मनोबल में फर्क पड़ा, उनका मनोबल गिरा। और जब रूसी सेना में असंतोष के दावे वाली खबरें लगातार आने लगी, इस असंतोष के पीछे की एक बड़ी वजह रूसी सेना को हुआ नुकसान भी बताया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में उसके सैनिकों ने रूस का ज्यादा नुकसान किया है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने रूस के 1263 टैंक तबाह किए हैं, वहीं 3090 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की गई हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने 168 रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। पलटवार में 25,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। इसके साथ ही 2162 रूसी टैंकर भी तबाह किए गए हैं। ये सारे क्लेम्स यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं रूस, और अगर सैटेलाइट मैप्स को देखें तो रूस आज भी कम से कम 18 से 20% यूक्रेन की जमीन पर काबिज है, बना हुआ है। पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वोत्तरी यूक्रेन में। अब यूक्रेन की जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव पहले दिन से एक अहम किरदार रहे हैं। मारियुपोल की जंग में भी दावा किया जाता है कि चेचन लड़ाकों की मदद से ही रूसी सैनिक पूरे शहर पर कब्जा करने में कामयाब हुए। लेकिन अब चेचन कमांडर ने मॉस्को में जो दावा किया है वो हैरान करने वाली है। चेचन कमांडर का दावा है कि उन्होंने मारियुपोल का पूरा फ्यूचर प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत मारियुपोल में नई सरकार बनाने से लेकर इसकी पूरी डिजाइन की डिटेल शामिल है। Мы воюем против НАТО, Дон. НАТО их вооружает, Запад, Дон. Ихние наемники там. И поэтому нашему государству, Дон, нелегко.
ये व्लादिमीर पुतिन के सबसे खसमखास और सबसे भरोसेमंद में से एक चेचन कमांडर रमजान कादिरोव है, जो रूस की राजधानी मॉस्को में बैठकर ये मान रहे हैं कि यूक्रेन की जंग उतनी भी आसान नहीं निकली जितना आसान रूस और बाकी दुनिया समझ रही थी। शुरुआत में अभियान में कुछ गलतियां हुई, लेकिन अब हम 100% प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को करीब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन 3 महीने के इस जंग में रूस यूक्रेन में अब तक गिनती के 3 प्रांत भी नहीं जीत पाया है। हाँ, मारियुपोल को उसने जीतने का दावा जरूर किया। मारियुपोल को लेकर यूक्रेन ने भी दुनिया के सामने अपनी हार कबूल की और उसी मारियुपोल की जीत का जश्न मनाने कादिरोव चेचन्या से मॉस्को पहुंचे थे, क्योंकि कादिरोव मानते हैं कि मारियुपोल की जंग में इनके चेचन लड़ाकों की अहम भूमिका थी। हम यूक्रेन को शैतानों से आजाद कराएंगे। हमारे 200 अतिरिक्त वॉलेंटियर चेचन्या से निकल चुके हैं ताकि वो यूक्रेन की जंग में शामिल हो सके। मारियुपोल पर कब्जे की जंग करीब 3 महीने तक चली और इस जंग में चेचन के लड़ाके युद्ध के शुरुआती दिनों से ही रूसी सेना के साथ मिलकर जंग लड़ते आ रहे हैं। अब जब मारियुपोल पर रूस का कब्जा मुकम्मल हो गया तो चेचन कमांडर इसका जमकर श्रेय ले रहे हैं। कादिरोव ने ऐलान किया कि मारियुपोल को ग्रोजनी की तर्ज पर फिर खड़ा किया जाएगा। ग्रोजनी शहर चेचनिया की राजधानी है। चेचन युद्ध के दौरान रूसी हमले में ग्रोजनी शहर भी मारियुपोल की तरह खंडहर में तब्दील हो गया था। तब ग्रोजनी को दुनिया का सबसे तबाह हुआ शहर कहा गया था। चेचन कमांडर ने दावा किया कि मारियुपोल में ग्रोजनी की तरह ही विद्रोहियों के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया जाएगा, जिससे मारियुपोल को भी फायदा होगा और रूसी अस्मिता को भी। Особенно вот мы видим, Германия, руководитель Германии ведет себя как шизофреник. Он ведет так, что даже я не понимаю, он не как руководитель государства, ему не интересны мировые правила. И мы сегодня воюем не против Украины, против бандеровцев, мы воюем против НАТО. НАТО их вооружает, Запад вооружают их наемники там. И поэтому нашему государству нелегко. अब सवाल है कि मारियुपोल को लेकर पुतिन का अगला प्लान क्या है। क्या पुतिन मारियुपोल में रूस के संरक्षण में नई सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा दावा चेचन कमांडर कर रहे हैं, या फिर ये पुतिन की कोई युद्ध नीति है जिसमें मारियुपोल पर रूस के आधिकारिक बयान की बजाय चेचन कमांडर के जरिए अगले प्लान की डिटेल दुनिया के सामने रखी जा रही है।